पारस एक बहुत ही जवान, हैंडसम और ज़िम्मेदार लड़का था। उसकी सुबह हमेशा कुछ ख़ास होती, लेकिन पिछले कुछ समय से हर सुबह एक ही सपना उसे परेशान कर रहा था। सपने में एक खूबसूरत अनजान लड़की आती। उसकी आंखों में कुछ चंचल सा, मासूम सा और रहस्यमय सा होता। वह लड़की उसे जानती ही नहीं थी, वह उसका नाम तक न जानता था। लेकिन हर सुबह वह सपना उसे ऐसा महसूस कराता जैसे वही लड़की उसके जीवन की कोई अहम हिस्सा हो। उसे नहीं पता था कि वह लड़की कौन है, कहाँ से आई है और क्यों उसके दिल की धड़कनें उसके लिए इतनी तेज हो जाती है। ये सपना उसे हर सुबह ऐसे सताता जैसे कह रहा हो, तुम्हारे जीवन में अब कुछ भी वैसा नहीं रहेगा। परिवार वालों ने देखा, पारस हर दिन बेचैन और परेशान रहता है। उसकी आंखों में अनकहा दर्द झलकता है। धीरे धीरे उनका सब्र टूटने लगा। उन्होंने पारस पर दबाव डालना शुरू कर दिया। कहते रहे, बेटा, जो तुम्हारे लिए लिखा है वही अच्छा है। अगर तुम्हारा दिल किसी और के लिए धड़कता है तो उसे जानने का मौका क्यों नहीं मिलेगा। और फिर हुआ वही जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। परिवार ने फैसला कर दिया कि पारस उसी लड़की से शादी करेगा, जबकि उसने अभी तक उसे देखा तक नहीं था। शादी के दिन वह लड़की सामने आई। उसके चेहरे की चमक, उसकी मुस्कान, उसकी आंखों की गहराई, सब कुछ वही था जो हर सुबह उसके सपनों में आता। पारस ने जैसे ही उससे बात करने की कोशिश की, लड़की दौड़कर उसके कंधे पर चढ़ गई। पारस का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। तुम क्या कर रही हो? वह चिल्लाया और झट से उसे उतारने की कोशिश करने लगा, लेकिन लड़की हंस रही थी। उसकी हंसी में कुछ ऐसा था जो पारस के गुस्से को पिघला देता था। उसके हाथ में गुस्से के बावजूद दिल में हल्का सा खिंचाव महसूस हुआ। यही वो सपना था जो हर सुबह उसे बेचैन करता। नींद से उठते ही वो लड़की उसके सामने होती, उसे परेशान करती, उसे अपनी ओर खींचती। लेकिन पारस नहीं जानता था क्यों उसके दिल की धड़कनें उसी लड़की के लिए इतनी तेज हो जाती है, क्यों वह उसकी अनजानी मोहब्बत का हिस्सा बन चुकी थी। ये कहानी यहीं से शुरू होती है, एक ऐसे प्यार की शुरुआत जो सपनों और हकीकत के बीच झूलता है, जो रोमांस, गुस्सा, मासूमियत, जुनून से भरा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो लड़की सच में उसकी होगी या सिर्फ उसके सपनों की परछाई है। कहानी अब शुरू होती है। पारस, ये जो आपकी भाभी है ना, मुझे अपना बच्चा नहीं पकड़ाती। कहती है कि तुम गिरा दोगी मेरा बच्चा। सालू ने आंसू पोंछते हुए कहा था। पारस पहले ही मन से परेशान बैठा था। उसने तिरछी नजर से सालू की तरफ देखा, जिसमें बहुत ज्यादा बचपना था। अभी भी दो चोटी बनाए हाथ में अपना टेडी बियर पकड़े बच्चों की तरह बात कर रही थी। पारस को वैसे भी अपने पिता पर गुस्सा था, जिन्होंने उसे 8 साल छोटी लड़की से उसकी शादी कराकर उसे कठिन स्थिति में डाल दिया था। वह 26 साल का था और सालू उससे 8 साल छोटी थी। बस कद काठी से ही बड़ी लगती थी, मगर सोच बिल्कुल बच्चों जैसी थी। उसे किसी बात की समझ भी नहीं थी। पारस को जितनी समझदार लड़कियां अच्छी लगती थी, उतनी ही सालू भोली और नादान थी। शादी को 1 साल गुजर चुका था, लेकिन उस सालू को देखकर पारस को कोई भावना ही नहीं जागती थी। और अगर वह सालू के पास आने की कोशिश भी करता तो वह डर जाती और रोने लगती। पारस और मुकुल दोनों की शादी एक साथ हुई थी और मुकुल की पत्नी पल्लवी एक बेटी की मां बन गई थी। मगर पारस अभी तक सालू के पास आने के लिए तरस रहा था और अब वो जरूर पल्लवी के बेटे को गोद में लेने की कोशिश कर रही होगी। इसलिए पल्लवी ने मना कर दिया होगा, क्योंकि इस भोली सी लड़की का क्या भरोसा कि बच्चे को सच में गिरा ही दे। अब वो पारस से शिकायत कर रही थी और साथ साथ आंसू भी बहा रही थी। पारस ने एक तीखी नज़र उस पर डाली, फिर अपने लैपटॉप पर काम करने लगा। वह कहने लगी, पारस, मुझे अपना बच्चा चाहिए, मुझे बच्चा ला कर दो। सालू की अगली बात सुनकर वह आश्चर्य से आंखें फैलाकर उसे देखने लगा। सालू, बच्चे दुकानों पर नहीं मिलते समझी, बच्चा ला कर दूं तुम्हें? हटो पीछे, मुझे काम करने दो। सालू ने पारस की कठोर आवाज सुनकर भी कोई परवाह नहीं की। पारस, मुझे नहीं पता, मुझे अपना बच्चा चाहिए तो बस चाहिए। मेरे साथ अस्पताल चलो। पल्लवी भाभी भी वहीं से बच्चा लेकर आई थी, मुझे भी ला कर दो। पारस ने लैपटॉप बंद कर दिया। अब उस भोली लड़की को कैसे समझाए कि अस्पताल में बच्चे बिकते नहीं है। वो बोला, तुम्हें बच्चा चाहिए? पारस ने उसके सुंदर चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ चाहिए, बल्कि 2 चाहिए। फिर मैं भी पल्लवी भाभी को अपना बच्चा नहीं दूंगी। और उठते हुए बोली। पारस उसकी नासमझी पर हल्का सा मुस्कुरा दिया। 2 बच्चे चाहिए मेरी बुलबुल को? उसने प्यार से कहा था। हाँ 2। उसने 2 उंगलियां दिखाते हुए कहा। पता है, बच्चा लेने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है, इतनी आसानी से बच्चे नहीं मिलते हैं। सह लोगी? पारस ने धीरे से उसके कान के पास जाकर धीमी आवाज में पूछा। हाँ, मैं सब कुछ सह लूंगी,
बस मुझे बच्चा चाहिए तो चाहिए। पारस ने कहा, चीखोगी तो नहीं? वो बोली, मैं क्यों चीखूंगी? सालू अभी भी समझ नहीं पा रही थी। रोना धोना तो नहीं करोगी ना? वो बोली, नहीं, मैं खुश हो जाऊंगी, मेरे पास अपने बच्चे होंगे। सालू की आंखों में सचमुच बच्चे जैसी चमक थी। देखो, दर्द होता है, बस थोड़ा सा दर्द और फिर पक्का तुम्हें अपना बच्चा मिल जाएगा। पारस की बात सुनकर वह खुश हो गई थी। ठीक है, मैं आंखें बंद करके सह लूंगी। जब सालू को बच्चे के लिए इतना बेचैन देखा तो पारस ने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया था और कहा, अच्छा आओ मेरे साथ, आज मैं तुम्हें बच्चा जरूर दूंगा। अपना लैपटॉप वो एक तरफ रख चुका था। उस रात का तो उसे कब से इंतजार था। वह उसे अलमारी के पास ले गया, एक नई नाइटी निकाल कर दी और कहा, जाओ इसे पहन कर आओ। फिर उसके हाथ से टेडी बियर लेकर एक तरफ रख दिया। उसने नाइटी देखी तो बोली, क्या इसे पहनने से बच्चा मिल जाता है? सालू ने मासूमियत से पूछा। पारस उसके अजीब सवालों से परेशान हो गया था। बच्चा चाहिए? हाँ, तो फिर वही करो जो मैं कह रहा हूँ, बिना सवाल पूछे। वो बाथरूम में चली गई। कुछ देर के बाद जब कमरे में आई तो पारस पलक झपकना ही भूल गया। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वही भोली सी लड़की है। वह नाइटी में बहुत सुंदर लग रही थी। पारस के मन में दबे हुए भाव जाग उठे थे, मगर वो घबरा रही थी। गले को हाथ से पकड़े खड़ी थी। पारस उसके पास आया, उसकी दोनों चोटियां खोल दी। उसके लंबे घने बाल देखकर उसका दिल बेचैन हो गया। अभी भी वो अपना गला हाथ से पकड़े खड़ी थी। पारस ने उसका हाथ धीरे से हटाया, मगर सालू की घबराहट देखकर थोड़ा डर भी गया, कहीं वो मना न कर दे या रोना शुरू न कर दे। इसलिए अगले ही पल उसने उसे अपने सीने से लगा लिया। बेचैन दिल को जैसे सुकून मिल गया। फिर वह सालू में खोने लगा और अचानक उसके होठों को चूम लिया, मगर सालू तो घबरा गई थी। उसके पेट में अजीब सा दर्द होने लगा। वह तुरंत पीछे हट गई। पारस को फिर से उसकी इस हरकत पर गुस्सा आया। सालू बोली, पारस मेरे पेट में दर्द हो रहा है, पल्लवी भाभी के भी ऐसा ही हुआ होगा, मुझे भी अस्पताल ले चलो, बच्चा आने वाला है। पारस को गुस्सा आ गया। उसने उसका हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पर बिठा दिया और बोला, सिर्फ चूमने से बच्चा नहीं आता, समझी? बहुत कुछ सहना पड़ता है, तभी तो नन्हा सा बच्चा हाथ में आता है। बच्चा चाहिए ना तुम्हें? सालू का चेहरा पीला पड़ गया था। पारस तब तक अपनी शर्ट उतार चुका था। 1 साल से वह उस लड़की का बचपना सह रहा था, मगर आज अपने मन की इच्छा पूरी करना चाहता था। इससे पहले कि वह उठकर बैठ जाती, पारस उसके ऊपर लेट चुका था। उसने उसकी उंगलियों को अपने हाथों में पकड़ लिया और जैसे ही उसके करीब आने लगा तो सालू के मुंह से तेज चीख निकल गई, मगर पारस ने उसके होठों को चूम कर उसकी आवाज दबा दी। मगर उसे नहीं पता था कि वो पागल सी लड़की कितनी मासूम है। सालू उसके पिता के दोस्त की इकलौती बेटी थी, बहुत भोली और प्यारी थी। बचपन से ही उसे बच्चों से बहुत प्यार था। गली में छोटे बच्चों से खेलते खेलते उन्हें पकड़कर अपने घर ले आती और उनके साथ खेलने लगती। उसकी माँ उस पर हमेशा डांटती रहती थी और कहती, सालू, मैं तुम्हारी इस आदत से बहुत परेशान हूँ। मोहल्ले के बच्चे अपने घर ले आती हो और उनके माता पिता हमारा दरवाजा पीट पीट कर ये सुनाते हैं कि पता नहीं हमारे बच्चे कहाँ चले जाते हैं। आपकी बेटी बिना बताए हमारे बच्चे को अपने घर ले आती है। चाहती क्या हो तुम? माँ, मुझे बच्चा चाहिए, सालू ने बड़ी मासूमियत से कहा था। उसकी माँ की तो हैरानी से आंखें फैल गई थी। वो बोली, क्या पागल हो गई हो तुम? फिर बोली, ये जो संभाविका देवी है ना, वह भी मेरी ही उम्र की है और अभी 4 साल पहले भगवान से बच्चा लेकर आई है अस्पताल जाकर। माँ, तुम भी जाओ ना अस्पताल और मुझे एक छोटा सा बच्चा लाकर दे दो। उसकी माँ ने उसे गुस्से से देखा और बोली, हे भगवान, मैं तो तुम्हारी वजह से पागल हो जाऊंगी। दिमाग खराब तो नहीं हो गया है तुम्हारा? अरे ऐसे अस्पताल जाकर बच्चे नहीं मिलते। सालू ने अपना सिर खुजाते हुए सोचा। माँ, ऐसे ही तो मिलते हैं, मैंने पूछा भी था संभाविका आंटी से, वो कहती हैं अस्पताल जाओ तुम्हें बच्चा मिल जाएगा। माँ, जाओ ना अस्पताल, मुझे भी तो बच्चा ला कर दो। कसम से माँ, मैं खुद संभाल लूंगी और फिर मोहल्ले के बच्चों को भी अपने घर नहीं बुलाऊंगी। सालू की माँ ने उसे गुस्से से देखा और बोली, ऐसा करती हो, तेरी शादी कर देती हूँ, फिर भगवान से जितने बच्चे लेने होंगे ले लेना, मेरी क्या उम्र है अब बच्चा पैदा करने की। सालू पढ़ाई में बहुत कमजोर थी, अपनी कक्षा में भी बड़ी मुश्किल से पास होती थी, इसलिए आगे उसने कला का विषय लिया हुआ था, विज्ञान नहीं। बड़ी मुश्किल से 10वीं पास की थी, वह भी 16 साल की उम्र में, और उसके बाद पढ़ाई को अलविदा कह दिया था। उसके कमरे में बहुत सारे खिलौने थे, टेडी बियर और गुड़िया। उसके पिता श्याम सुंदर विदेश में काम करते थे। जब भी विदेश से वापस आते तो उसके लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आते, लेकिन सालू को बस छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। वह अपने खिलौने तक मोहल्ले के छोटे बच्चों को दे देती। मोहल्ले में किसी के घर भी बच्चा पैदा होता तो वो भागी दौड़ी वहां पहुंच जाती थी।
छोटे मासूम बच्चे को गोद में लेकर उसे गौर से देखती रहती, उसके छोटे छोटे हाथों को देखती रहती। इन्हीं दिनों मुकुल के ससुराल वालों ने कहा कि उन्हें शादी जल्दी करना है, वह ज्यादातर इंतजार नहीं कर सकेंगे। शादी सिर्फ मुकुल की होनी थी। लेकिन पारस के पिता को जब पता चला कि सालू के पिता श्याम सुंदर विदेश से आए हुए हैं, तो वह उनसे मिलने के लिए अक्सर उनके घर जाने लगे। इस बार उन्होंने श्याम सुंदर को कुछ परेशान देखा तो पूछने लगे। वो बोले, अब बूढ़ा हो गया हूँ, अकेले कोई काम नहीं होता, अक्सर थक कर आता हूँ तो खाना भी खुद बनाना पड़ता है। सोच रहा हूँ पत्नी को साथ ले जाऊँ, लेकिन परेशानी बेटी की है। जिस कंपनी में काम करता हूँ वहाँ पत्नी को तो ले जा सकता हूँ, लेकिन बच्चों को नहीं, वरना मैं सालू को भी साथ ले जाता। बस इसी परेशानी में फंसा हुआ हूँ। तो वो बोले, तो ऐसा करो, सालू की शादी मेरे बेटे पारस से करवा दो। ये सुनकर श्याम सुंदर बोले, अभी वो छोटी है, बस 17 साल की है और इकलौती भी है, उसमें बचपना बहुत ज्यादा है। शादी की जिम्मेदारी मुझे नहीं लगता कि वह निभा पाएगी। वो बोले, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी को मैं सिर आंखों पर बिठा कर रखूंगा, उसे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। शादी तो मैं इसलिए करना चाहता हूँ ताकि लोगों की बातें बंद हो जाए और कोई तुम्हारी बेटी पर उंगली ना उठाए। पारस को मैं समझा दूंगा, वह सालू को बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। उस समय पारस की उम्र 26 साल की थी। शादी की इच्छा भी उसे थी। जब उसके पिता ने उसे सालू की तस्वीर दिखाई तो वह कहीं से भी 17 साल की नहीं लग रही थी। वह एक शादी के कार्यक्रम में खींची गई तस्वीर थी, जिसमें उसके बाल खुले हुए थे, सुंदर कपड़े पहने हुए थी और हल्का सा मेकअप भी था, इसलिए अपनी उम्र से 2 साल बड़ी ही लग रही थी। तस्वीर देखते ही पारस के दिल को छू गई। उसने कहा, ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। पारस को पता था कि सालू के माता पिता विदेश जाने वाले हैं, इसलिए शादी जल्दी करनी है। मुकुल के साथ उसकी भी शादी की तारीख उसी दिन तय हो गई थी। पारस की बड़ी इच्छा थी एक बार सालू से मुलाकात हो जाए, लेकिन ये संभव नहीं हुआ। एक बार उसने अपनी माँ से कहा भी था, मैं लड़की को सामने से देखना चाहता हूँ, उससे कुछ बातें करनी है, लेकिन उसकी माँ ने साफ मना कर दिया और बोली, पहली मुलाकात शादी के दिन ही कर लेना, बीच में बस 1 महीना ही तो है, कितना अजीब लगेगा कि हम कहें कि हमारे बेटे को चैन नहीं आ रहा, वह और अपनी होने वाली पत्नी से मिलना चाहता है। पारस की माँ ने उसे थोड़ा शर्मिंदा कर दिया था, लेकिन वह ये नहीं जानता था कि उसकी पत्नी इतनी ज़्यादा बोलने वाली और नासमझ होगी। शादी में पहले तो विदाई के समय वो बहुत रोई थी, और फिर शादी की रात जब पारस कमरे में आया तो उसके दिल में भावनाओं का समंदर उमड़ रहा था और उसकी पत्नी बेचैन से कमरे में टहल रही थी। उसे लगा था कि वो बिस्तर पर बैठकर उसका इंतजार कर रही होगी, लेकिन जैसे ही पारस कमरे में आया तो उसे बेचैनी से टहलते देखकर हैरान हो गया। कभी वह बिस्तर के नीचे कुछ ढूंढ रही थी तो कभी अलमारी खोलकर कुछ देख रही थी। पारस ने कमरा बंद किया और उससे पूछा, तुम क्या ढूंढ रही हो? वह बोली, मेरा टेडी बियर। माँ ने कहा था मेरा टेडी बियर मेरे ससुराल में मेरे कमरे में होगा, लेकिन यहाँ तो कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा, कहाँ है वो? ये सुनकर पारस ने उसे हैरानी से देखा। वह लड़की इतनी परेशान थी, अगर उसे उसका टेडी बियर नहीं मिलता तो पता नहीं वो क्या कर देती। पारस बोला, आज की रात तुम्हें टेडी बियर का क्या करना है? वह अपना सिर खुजाते हुए बोली, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं टेडी बियर के बिना नहीं सोती और मुझे ये कपड़े भी उतारने हैं, मुझे बहुत चुभ रहे हैं। पारस बोला, देखो, अभी तो मैंने तुम्हें ठीक से देखा भी नहीं है और तुमसे बात भी नहीं की। वो बोली, कौन सी बातें करनी है, देखो मुझे नींद आ रही है। जब मुझे नींद आती है तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, मुझे सोना है, मुझे मेरा टेडी बियर ला के दे दो ना। उसकी आंखों में भी साफ झलक रहा था कि उसे सच में नींद आ रही है। पारस को उसकी हरकतें कुछ अजीब लगी। शादी के बाद लड़कियां आमतौर पर शर्माती हैं, झिझकती हैं, घबराती हैं, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। ना ही शादी की पहली रात को लेकर उसके चेहरे पर कोई झिझक थी और ना ही शर्म। पारस तुरंत कमरे से बाहर आया। उसके माता पिता भी अभी बैठक में बैठे थे। श्याम सुंदर ने काफी सारा खाना भी उनके साथ भेज दिया था, जिसे वे लोग फ्रिज में रख रहे थे। तभी पारस अपनी माँ से बोला, ये कैसी लड़की है माँ? उसकी माँ बोली, क्यों, क्या हुआ? पारस बोला, अजीब अजीब बातें कर रही है, कहती है मुझे सोना है, मुझे टेडी बियर चाहिए, टेडी बियर के बिना नहीं सोऊंगी, मुझे तो कुछ अलग ही लग रहा है। पारस की बात सुनकर उसकी माँ हंसने लगी और बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वह अपने माँ बाप की बहुत लाडली है, उसका कोई छोटा भाई बहन भी नहीं है, इसलिए खिलौनों से खेलने की आदत है। धीरे धीरे समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करो, वह तुमसे पूरी 8 साल छोटी है। ये सुनकर पारस हैरान रह गया। उसने कहा, क्या मतलब? वह सच में 17 या 18 साल की है?
उसकी माँ बोली, हाँ बेटा, बस 6 महीने पहले ही उसने 12वीं पास की है। वो बोला, देखने में तो नहीं लगती। उसकी माँ बोली, लेकिन उम्र उतनी हो गई है, बस बचपना बहुत ज़्यादा है, इसलिए बच्चों के साथ खेलती कूदती रहती है, इसलिए थोड़ा उसे समय दे दो। पारस तो वहीं सोफे पर सिर पकड़कर बैठ गया। उसने आज की रात के बारे में न जाने क्या-क्या सोच रखा था और लड़की बिल्कुल नादान थी, हर बात से अनजान थी। पारस की माँ उसके बराबर में आकर बैठ गई और बोली, बेटा क्यों परेशान हो? वह बोला, माँ, आपको मुझे बताना तो चाहिए था, मैं ऐसी लड़की के साथ कैसे जीवन बिताऊंगा? आप जानती है, मुझे समझदार लड़कियां पसंद है और ये लड़की तो बिल्कुल बच्चों जैसी लग रही है। फिर वो वापस कमरे में आया तो सालू अपना दुपट्टा उतारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह दुपट्टा उसकी चोली से जुड़ा हुआ था। बालों में कई पिन लगी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उतारे, क्योंकि आज तक उसने इतना भारी कपड़ा पहना ही नहीं था। पारस ने जब उसे उलझते हुए देखा तो बोला, रुको, मैं उतार देता हूँ। उसने दरवाजा बंद किया, कुंडी लगाई और ड्रेसिंग टेबल के पास आकर शालू का दुपट्टा उतारने लगा। वह इतनी सुंदर लग रही थी कि पारस का दिल उसे छूने को मचल रहा था, लेकिन शालू उसके हर भाव से अनजान थी। पारस ने उसका दुपट्टा उतारकर एक तरफ रख दिया, फिर उसके गहने उतारने लगा, लेकिन अब दिल पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। उसे गहनों से मुक्त करने के बाद उसने उसके गले पर अपने होंठ रख दिए। अचानक शालू को जैसे बिजली का झटका लगा। उसने तुरंत पारस के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धक्का दे दिया। इस व्यवहार के लिए पारस बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वह शालू को हैरानी से देखने लगा और बोला, ये क्या बदतमीजी है? शालू बोली, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसी गंदी हरकतें करने की? रुक जाओ, मैं अभी तुम्हारी माँ से शिकायत करती हूँ। इससे पहले कि वो कमरे से बाहर जाती, पारस ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने सामने खड़ा कर लिया और बोला, ऐसी बातें माँ को नहीं बताते, इधर बैठो, मैं तुम्हें कुछ समझाता हूँ। पारस को लगा शायद वो पति पत्नी के रिश्ते की नजाकत नहीं समझती, वह थोड़ा समझाएगा तो समझ जाएगी। लेकिन शालू ने सबसे पहले अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वाया और बोली, मुझे नींद आ रही है, मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी, मेरा टेडी बियर ला कर दो अभी और इसी वक्त। पारस का दिल चाह रहा था कि उस लड़की का सिर पकड़कर दीवार से दे मारे। पूरी रात उसने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से खराब कर दी थी। रात के 1 बजे वह गाड़ी निकालकर बाहर गया। वह कोई गिफ्ट की दुकान ढूंढ रहा था। एक आधी दुकान खुली थी जो बंद होने वाली थी। वहीं जाकर उसने एक बड़ा सा टेडी बियर खरीदा और लाकर शालू को दे दिया। फिर वह बिस्तर पर अपने टेडी बियर को पकड़कर सो गई और पारस उसकी शक्ल को देखता रह गया। अगले दिन शादी के स्वागत समारोह वाले दिन भी वह अपने भारी कपड़ों में उलझी हुई थी और पारस का मूड बहुत खराब था। एक तो इतनी सुंदर पत्नी थी, लेकिन उसके भावनाओं का शालू को बिल्कुल एहसास नहीं था। आते ही बोली, जल्दी से मेरा दुपट्टा उतारो, ये गहने उतारो, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। पारस तो बस उसकी शक्ल देखता रह गया। आज तो वो पहले ही गुस्से में था। उसने मना कर दिया और बोला, अपने काम खुद करो, तुम्हें मेरे भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। कल पूरी रात अकेली सोती रही, पता नहीं मैंने क्या क्या सोच रखा था। ऐसा भी नहीं होता, कोई लड़की इतनी भी बेवकूफ़ नहीं होती जितनी तुम हो। गुस्से में उसने ये बात कह दी थी। शालू के माथे पर बल पड़ गए। उसने बड़ी मुश्किल से अपना दुपट्टा उतारा, फिर अपने गहने उतारे और फिर उन्हें वैसे ही ड्रेसिंग टेबल पर पटक दिया। पारस बोला, उठाओ इन्हें और ठीक से समेट कर दराज में रखो और उसे बंद करो। पारस का सख्त स्वर सुनकर बोली, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी, देख लेना। ये कहते हुए वो रोने लगी। माँ ने कहा था तुम्हारा दूल्हा बहुत अच्छा होगा, तुम्हें डांटेगा नहीं, तुम वहाँ बहुत खुश रहोगी, लेकिन तुमने तो मुझे दूसरे ही दिन डांटना शुरू कर दिया। पारस को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गहरी सांस ली, उसके पास आ गया। वह भी क्या करता, अपने मन की भावनाओं से मजबूर था। उसने उसके आंसू पोंछे और बोला, अच्छा नहीं डांटूंगा। फिर उसके गहने खुद ही डिब्बों में रखकर अलमारी में रख दिए। तब तक शालू अलमारी से अपने आरामदेह कपड़े निकालकर बाथरूम में चली गई। ढीली शर्ट और ढीला पैजामा पहनकर उसे कुछ आराम मिला। हाथ मुंह धोकर जब वो कमरे से बाहर आई तो उसने 2 चोटियां बांधी और फिर अपना टेडी बियर पकड़कर बिस्तर पर लेट गई। पारस की तो जैसे उसे देखकर नींद ही उड़ गई थी। पता नहीं वह इतनी आसानी से कैसे सो जाती थी। वह शालू के पास आकर बोला, कुछ देर बातें कर लेते हैं, लेकिन वह जमाई ले रही थी, नहीं, मुझे नींद आ रही है, कल कर लेंगे बातें। माँ मुझे 9 बजे सुला देती थी, अब तो 1 बज रहा है। वह नींद से बेहाल हो रही थी और उसकी नींद आंखों से पारस की बेचैनी बढ़ रही थी। जब उसका बस नहीं चला तो उसने तकिया ठीक किया और बिस्तर पर ही लेट गया।
लेकिन सालू को उसकी कोई परवाह नहीं थी। रात को जब वो गहरी नींद में सो गई तो पारस ने धीरे से उसका टेडी बियर एक तरफ कर दिया। उसका सुंदर चेहरा देखकर उसके दिल में बहुत कुछ चल रहा था। कब तक वो अपने मन को रोकता, इसलिए वो उसके तकिए पर सिर रखकर उसके पास लेट गया और उसे अपनी बाहों में ले लिया। किसी की बाहों में खुद को घिरा महसूस करके सालू की आंख खुल गई। उसे अपने चेहरे पर उसकी गर्म सांस महसूस हुई। उसने तुरंत उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे कर दिया था और बोली, पीछे हटो, यहाँ क्या कर रहे हो? पारस बोला, सालू प्लीज मुझे अपने पास आने दो, मुझसे रहा नहीं जा रहा। मुझे इतना तो अधिकार है कि मैं तुम्हारे पास रह सकूं, मेरी मजबूरी समझो। वह कितनी विनती कर रहा था। जैसे ही उसने अपने होंठ सालू के मुलायम होठों के पास ले जानी चाही, वह घबरा गई। इससे पहले कि वह उसे चूमता, सालू बुरी तरह कांपने लगी और जल्दी से अपने होठों पर हाथ रख लिए। पारस ने एक ठंडी सांस ली और बोला, हाथ हटाओ, पति को इतना भी परेशान नहीं करते, चलो हाथ हटाओ। लेकिन वह अपने होठों पर हाथ रख के सर हिलाती रही। पारस ने उसके दोनों हाथ पकड़कर हटाए, लेकिन जैसे ही वो उसे चूमने वाला था, सालू आंखें बंद करके जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। ये सुनकर पारस पीछे हट गया। वह चिल्लाने लगी, मुझे कोई बचाओ। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। पारस का तो बस नहीं चल रहा था, इस लड़की के साथ क्या करे। वह क्या जवाब देगा सबको कि ये रात के समय क्यों चिल्ला रही है। बाहर उसकी माँ थी। वह बोली, क्या हुआ, दरवाजा खोलो। सालू ने तुरंत पारस को पीछे किया, जल्दी से उठकर दरवाजा खोल दिया। पारस भी तब तक बिस्तर से उतरकर खड़ा हो चुका था और समझ नहीं पा रहा था कि स्थिति को कैसे संभाले। तभी सालू ने कमरे की लाइट भी जला दी। रोते हुए वह पारस की माँ से लिपट गई और बोली, ये जो मेरा दूल्हा है ना, ये बहुत ही गंदी हरकतें करता है। ये सुनकर पारस की माँ नजरें झुकाकर खड़ी रह गई और पारस इतना शर्मिंदा था कि समझ नहीं पा रहा था कहाँ जाए। उसकी माँ बोली, बेटा क्या हुआ? सालू बोली, ये मेरे साथ इससे पहले कि वह सब कुछ बता देती। पारस तुरंत अपनी माँ के पास आया और बोला, कुछ नहीं हुआ माँ, आप ऐसा करें, इसे अपने कमरे में सुला लें और इसे थोड़ा समझाएं। अगर मुझे पता होता कि आप लोग मेरे साथ ऐसा करेंगे तो मैं शादी से ही मना कर देता। ये बहुत ही नासमझ लड़की है। ये कहकर वो अपना तकिया उठाया और कंबल उठाकर बाहर चला गया। दूसरे कमरे में जाकर लेट गया। उसका दिल अंदर ही अंदर जल रहा था। दूसरी तरफ सालू रोए जा रही थी। पार्वती ने उसे चुप करवाया। उसे क्या समझाती? सालू तो कुछ समझना ही नहीं चाह रही थी। उन्होंने बहुत कहा कि वह तुम्हारा पति है, अगर तुम्हारे पास आता है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सालू मानने को तैयार ही नहीं थी। वह कहने लगी, वो बहुत गंदा है, आपको नहीं पता उसने मेरे साथ क्या क्या किया है। अपने बेटे के बारे में वह इस तरह की बातें सुनने के बिल्कुल मूड में नहीं थी। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है। वह कहने लगी, अच्छा अच्छा ठीक है, तुम चुप तो हो जाओ, रो क्यों रही हो? सालू कहने लगी, उसने मेरा भालू पीछे उठाकर फेंक दिया, फिर अपना भालू उठाकर सीने से लगा लिया और कहने लगी, मैं सो जाऊं? पार्वती बोली, हाँ बेटा लेट जाओ। सालू फिर बोली, आपका बेटा तो नहीं आएगा ना कमरे में? मुझे उससे डर लगता है। पार्वती ने कहा, नहीं आएगा, मैं उसे मना कर दूंगी, तुम सो जाओ। ये सुनकर वह थोड़ी शांत हुई और फिर से बिस्तर पर जाकर लेट गई। पार्वती भी अपने कमरे में चली गई। सुबह नाश्ते के समय जब पारस दूसरे कमरे से बाहर आया, मुकुल और पल्लवी दोनों उसे देख रहे थे। नाश्ते की मेज पर आते ही मुकुल ने उसे छेड़ा, क्या बात है दूल्हे राजा, ये अलग कमरे का क्या मामला है? पारस पहले ही गुस्से में था। बोला, जब किस्मत खराब होती है ना तो दूसरे कमरे में ही सोना पड़ता है। ये कहकर वो मेज पर बैठ गया। पार्वती उस समय नाश्ता लगवा चुकी थी। उसने कहा, पारस चुपचाप नाश्ता करो। वह चुपचाप बैठ गया, लेकिन अपनी माँ को शिकायत भरी नजरों से देख रहा था। थोड़ी देर के बाद सलवार सूट पहने सालू भी कमरे से बाहर आ गई। पार्वती के पास बैठ गई। पल्लवी बोली, अरे यहाँ क्यों बैठी हो? अपने पति के पास बैठो, उसे नाश्ता करवाओ, बेचारा अकेला ही नाश्ता कर रहा है। वो खुद भी नाश्ता कर रही थी और मुकुल को भी करा रही थी। सालू बोली, मुझे नहीं बैठना उसके पास, ये बहुत गंदा है। पारस की तो रोटी गले में ही अटक गई कि कहीं वो रात वाली कोई बात सबके सामने न कर दे। तभी उसी समय पारस के पिता आकर नाश्ते के लिए बैठ गए। पार्वती ने धीरे से सालू के कान में कहा, बेटा चुपचाप नाश्ता करो, ऐसी बातें किसी से नहीं कहते और सबके सामने तो बिल्कुल भी नहीं कहते। खबरदार जो तुमने किसी से कुछ कहा। सालू के माथे पर सिकन थी, लेकिन उसने चुपचाप प्लेट में सॉस लिया और ब्रेड पकोड़े के साथ खाने लगी। सालू ने नाश्ता किया और उसके बाद घर के लॉन में आ गई। रंग बिरंगे फूल देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह जल्दी से गई और गुलाब, मोगरा और गेंदे के फूल तोड़कर अपने दुपट्टे में भरने लगी। पारस जब बाहर आया तो बोला, ये क्या कर रही हो? सालू बोली, इसका गुलदस्ता बनाऊंगी।
मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके साफ चेहरे की मासूमियत देखकर पारस फिर से अपना गुस्सा भूल गया। बोला, लाओ ये गुलाब तुम्हारे बालों में लगा दूं? लेकिन सालू पीछे हट गई और बोली, जी नहीं, तुम बहुत गंदे हो, मैं तुम्हें अपने पास भी नहीं आने दूंगी। पारस बोला, अच्छा, कब तक मुझे अपने पास नहीं आने दोगी? एक ना एक दिन तो मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा, और जिस दिन आऊंगा ना, उस दिन तुम्हारी जान निकाल दूंगा। मेरे धोरे को मत आजमाओ। ये कहकर वह अपने दोस्तों के पास चला गया। सालू ने सारे फूल इकट्ठे किए और अपने कमरे में रखे गुलदान में सजा दिए। शाम को पारस जब अपने दोस्तों से मिलकर वापस आया तो उसने देखा सालू कमर पर दुपट्टा बांधे मोहल्ले के बच्चों के साथ बैट और बॉल से खेल रही थी। उसके आसपास बड़े बड़े घर बने हुए थे, लेकिन शाम के समय आसपास के लड़के लड़कियां बाहर आते थे। कोई बैडमिंटन खेलता था तो कोई बॉल से खेलता था। सालू भी बच्चों के साथ बच्ची बनकर खेल रही थी। उसे इस हालत में देखकर पारस को बहुत अजीब लगा, क्योंकि उसके दोस्त उसे घर तक छोड़ने आए थे। वह उन्हीं से बातें कर रहा था कि तभी गेंद उसके दोस्त की गाड़ी के बोनट पर लगी। उसका दोस्त बोला, ये कौन बदतमीज है? लेकिन जैसे ही पारस की नज़र सामने पड़ी तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसके दोस्त तो उसकी पत्नी से मिलने के लिए आ रहे थे। वो कह रहे थे, हमें भाभी से मिलवाओ, उनके हाथ की चाय पियेंगे। भाभी जी गली में बच्चों के साथ खेल रही थी। पारस का दोस्त बोला, बड़ी अजीब लड़की है, इतनी बड़ी होकर बच्चों के साथ खेल रही है। पारस तो शर्म के मारे नजरें भी नहीं उठा पा रहा था। फिर वह गाड़ी से उतरा और बोला, अच्छा ठीक है, तुम लोग जाओ। दोस्त बोले, ऐसे कैसे जाएं? तुम तो कह रहे थे कि अपनी पत्नी के हाथ की चाय पिलवाओगे। हम तो चाय पीकर ही जाएंगे। पारस बोला, अभी जाओ यहाँ से, फिर कभी पिलवा दूंगा। शायद वो अपने मायके गई है, पारस ने बहाना बनाया। शादी भी इतनी जल्दी में हुई थी कि वो अपने दोस्तों को बुला भी नहीं पाया था, और जिस हालत में उसके दोस्त उसकी पत्नी को देख चुके थे, वह शर्म से पानी पानी हो गया था। इससे पहले कि उसके दोस्त जाते, सालू ने उसे देख लिया। वह बोली, पारस। फिर एक बच्चे से बोली, ठहरो, अभी मैं अपने पति को बताती हूँ कि तुम कितने बड़े बेईमान हो। मैं आउट भी नहीं हुई और तुमने मुझे आउट करना शुरू कर दिया। चलो मेरे साथ। वह एक 10 साल के बच्चे का हाथ पकड़कर पारस के पास आ गई और बोली, देखो पारस, ये इतना बेईमान है कि मैं आउट भी नहीं हुई और कहने लगा मैं आउट हो गई हूँ। गेंद विकेट पर लगी ही नहीं थी, मैंने देखा था। पारस का दोस्त जो जाने के लिए गाड़ी पीछे कर रहा था, उसने झटके से गाड़ी रोकी और नीचे उतरकर पारस के पास आ गया। पारस ने सालू से कहा, तुम अंदर जाओ। सालू बोली, ऐसे कैसे अंदर जाऊं? मैं पहले अपनी खेल खत्म करूंगी। पारस बोला, सालू अंदर जाओ। तब तक उसका दोस्त रुपेश उसके पास आ चुका था। वो बोला, ये कौन लड़की है? सालू तुरंत बोली, मैं तो इनकी पत्नी हूँ, ये मेरे पति हैं, आपकी बहुत तारीफ करते हैं। ये सुनकर रुपेश ने हैरानी से उसे सिर से पैर तक देखा और बोला, पारस, ये तुम्हारी पत्नी है? तुम तो कहते थे बहुत समझदार और सलीके वाली है, ये तो पहली ही मुलाकात में सब बता गई। पारस तो जैसे नजर नहीं उठा पा रहा था। उसने अपने दोस्तों के सामने सालू की बड़ी बड़ी तारीफें की थी, क्योंकि वो बहुत नखरे वाला था और कहता था, मुझे कोई साधारण लड़की पसंद नहीं आती, मैं तो बहुत समझदार लड़की से ही शादी करूंगा। लेकिन सालू बिल्कुल उसका उलट थी। रुपेश कंधे उचकाता हुआ वापस चला गया। पारस ने सालू का हाथ पकड़ा, उसके हाथ से बैट छीनकर जमीन पर फेंक दिया और उसे अपने घर के अंदर ले गया। घर वाले बिल्कुल अनजान थे कि वो बाहर बच्चों के साथ खेल रही थी। जैसे ही वो अंदर आया तो बैठक में पल्लवी साफ सुथरे कपड़े पहनकर और मेकअप करके पार्वती के साथ बैठी चाय पी रही थी। मुकुल शायद किसी से मिलने गया हुआ था। उसे इस तरह सलीके से बैठे चाय पीते देख पारस अपनी माँ के पास गया। सालू का हाथ पकड़कर बोला, ये बाहर क्या कर रही थी? किससे पूछ कर गई थी? माँ, क्या आपने इसे बाहर जाने की अनुमति दी थी? वो बहुत गुस्से में पूछ रहा था। पार्वती तो उसका हाल देखकर हैरान रह गई। जगह जगह कपड़ों पर मिट्टी लगी थी, चेहरा पसीने से भरा हुआ था और हाथों पर भी मिट्टी लगी थी। पार्वती ने कहा, बेटा कहाँ से आ रही हो? जवाब पारस ने दिया। बोला, मोहल्ले के बच्चों के साथ खेल रही थी। आपको पता है, मैं रुपेश के साथ आया था, मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी, आप सोच भी नहीं सकती। अगर इसकी ऐसी हरकतें रही ना तो मैं इसके साथ जिंदगी नहीं गुजारूंगा। उसने पल्लवी का भी लिहाज नहीं किया और बोलता हुआ कमरे में चला गया। सालू बोली, मुझे भी नहीं रहना इसके साथ, आप मुझे मेरे मम्मी पापा के घर छोड़ दीजिए। जब देखो डांटता ही रहता है, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत बैठो, वहाँ मत बैठो, मुझे नहीं रहना इसके साथ। पार्वती ने कहा, इधर आओ, मेरे पास बैठो। फिर बोली, देखो बेटा, अब तुम्हारी शादी हो गई है। सालू बोली, तो क्या हुआ, शादी तो हुई है। पार्वती बोली, शादी के बाद लड़कियां इस तरह मोहल्ले के बच्चों के साथ नहीं खेलती, तुम अब बड़ी हो गई हो। सालू बोली, तो क्या हुआ,
मैं तो अपने घर में बच्चों के साथ ही खेलती थी। खेलना कोई बुरी बात थोड़ी है। पार्वती की बात समझने के बाद भी सालू पर कोई खास असर नहीं हुआ। एक दिन बाहर गली में खड़ी थी, सामने वाले घर से कुछ बच्चे बाहर आए। एक बच्चे ने लगभग 9 महीने के छोटे से बच्चे को गोद में पकड़ा हुआ था। उसे देखकर सारू जल्दी से उसके पास आ गई और बोली, लाओ इसे मुझे दे दो। बच्चे ने उसे पकड़ाया और बोला, आंटी आप इसे पकड़ो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। ये कहकर वह अंदर चला गया। सालू काफी देर तक उस बच्चे का इंतजार करती रही, लेकिन वो बाहर नहीं आया। तब वो उस बच्चे को लेकर अपने घर आ गई और आंगन में बैठकर उसके साथ खेलने लगी। 2 घंटे गुजर गए। सालू तो उस बच्चे में इतनी गुम हो गई कि एहसास तक नहीं हुआ कि उस बच्चे की माँ उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रही है, और उसके बड़े भाई को भी ये नहीं पता था सालू का घर कौन सा है। वो बस यही कह रहा था, यहाँ एक आंटी खड़ी थी, मैंने उन्हें बच्चा पकड़ाया था। आखिरकार चौकीदार ने पहचान लिया और कहा कि आपका बच्चा तो हमारे घर में है। उस समय पार्वती भी आंगन में आकर बैठी थी, नौकरानी से कह रही थी, चाय यहीं पर लेकर आओ। छोटे से बच्चे को सालू की गोद में देखकर उसने पूछा, बेटा ये कौन है? तभी उस बच्चे की माँ वहाँ आ गई और बोली, तुमने मेरा बच्चा ले रखा है और मैं पागलों की तरह उसे ढूंढ रही हूँ। तुम्हें जरा भी एहसास है एक माँ पर क्या गुजरती है जब उसका बच्चा उसे दिखाई नहीं देता? सालू चुप थी। तभी वो बच्चा बोला, ये आंटी जानबूझकर लेकर आई थी। सालू बोली, इसे मुझे पकड़ा दो। फिलहाल पार्वती तो शर्मिंदा होकर रह गई थी, लेकिन पल्लवी ने भी बहुत अजीब नजरों से सालू को देखा था। वह औरत अपना बच्चा लेकर चली गई। पार्वती कहने लगी, बेटा ये क्या किया तुमने? ये लोग क्या सोचेंगे? तुम दूसरों के बच्चे उठाकर ले आती हो। सालू बोली, मुझे छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा मन करता है कि छोटे बच्चों को अपने पास रखूं और उनके साथ खेलूं। समय इसी तरह गुजरने लगा। पारस ने बहुत कोशिश की कि दोनों के बीच की दूरी खत्म हो जाए, लेकिन जब भी वह सालू के पास आने की कोशिश करता, वह रोने लगती या जोर से चिल्लाने लगती। परेशान होकर वह पीछे हट जाता। लेकिन जब पल्लवी गर्भवती हो गई, तब पारस के मन में भी कुछ बदला। अगर सालू ने उसका साथ दिया होता तो वह भी पिता बनने की खुशी महसूस कर रहा होता। मुकुल ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी। वो बहुत खुश था। पल्लवी का बहुत ख्याल रखता था। पल्लवी भी बहुत खुश होकर इतराती फिरती थी। पारस ने खुद को काम में व्यस्त कर लिया। अब वो सालू से कुछ नहीं कहता था। घर आता, खाना खाता, फिर लैपटॉप लेकर बैठ जाता। लेकिन जब पल्लवी के यहाँ बेटा हुआ तो सालू की खुशी देखने लायक थी। उसे लगा जैसे भगवान ने उसे एक खिलौना दे दिया हो। अब वो उसी के साथ खेलेगी और बातें करेगी। लेकिन जैसे ही पल्लवी घर आई और सालू ने उसके बेटे को गोद लिया, तो पल्लवी तुरंत बोली, इसे नीचे रखो, ये मेरा बच्चा है, मुझे दो। तुम इसे गिरा दोगी, तुम्हें समझ तो है नहीं। हर चीज को अपने भालू और खिलौनों की तरह समझ लेती हो। खबरदार जो मेरे बेटे को हाथ भी लगाया। पल्लवी ने उसे बहुत बुरी तरह डांट दिया था। इसलिए सालू रोते हुए पारस के पास आई। वो लैपटॉप पर काम कर रहा था। सालू बोली, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे भी एक मुन्ना चाहिए। ये सुनकर पारस का 1 साल से रोका हुआ धैर्य टूट गया। आज तो सालू ने खुद कहा था, उसे पता था कि सालू को बच्चे की कितनी इच्छा है। 1 साल में वो समझ चुका था। जहाँ भी सालू किसी बच्चे को देखती तो पागलों की तरह उसे गोद में लेने के लिए दौड़ पड़ती। कई बार वह उसे मॉल लेकर जाता। अगर वहाँ कोई बच्चा दिख जाता तो सालू अपनी खरीदारी छोड़कर उस बच्चे की माँ के पास चली जाती और कहती, ये कितना प्यारा है, मैं इसे 2 मिनट गोद में ले लूं। पारस कहता, तुम्हें क्या हो जाता है बच्चे को देखकर? सालू कहती, आपको नहीं पता, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन उस दिन पारस ने उसकी एक भी नहीं सुनी। उसने सालू के कोमल होठों को पकड़कर उसकी चीखों को रोक दिया। पूरी रात अपनी इच्छा से उसके पास रहा। सालू रोती रही, आंसू बहाती रही। तो पारस कहता, तुम्हें बच्चा चाहिए ना, मैं तुम्हें बच्चा ही तो दे रहा हूँ। फिर तुम छोटे छोटे बच्चों की बातें करना। तुम्हारा बच्चा बहुत प्यारा होगा, बिल्कुल मेरी तरह। आंखें तुम्हारी तरह, छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी आंखें, मासूम सा चेहरा। ये सुनकर सालू को अपनी आंखों के सामने एक बच्चे की तस्वीर दिखने लगती। लेकिन जब पारस की कठोरता सहनी पड़ती तो वह तड़प उठती। कभी उसे पीछे करने की कोशिश करती, वह उसका हाथ पकड़ लेता। कभी उसके आंसू अपने होठों से पोंछ देता, कभी उसके विरोध को अपने होठों से रोक देता। उस रात 1 साल के बाद पारस बहुत गहरी नींद में सोया था, लेकिन सालू बहुत परेशान थी। पहली बार उसने इस रिश्ते को महसूस किया था, पहली बार इतनी तकलीफ झेली थी। अगर उसे बच्चे की इतनी इच्छा ना होती तो शायद वो पारस को अपने पास आने ही ना देती। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि बच्चे को पाने के लिए कितनी ज्यादा तकलीफ सहनी पड़ती है। उसे तो यही तकलीफ बहुत बड़ी लग रही थी। आगे आने वाली मुश्किलों से वो बिल्कुल अनजान थी। वह थककर करवट बदलकर सो गई।
सुबह सबसे पहले पारस की आंख खुली। अपने पास सालू को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन उसका मुरझाया चेहरा देखकर उसे पूरी रात याद आ गई। उसके मन में फिर से सालू के लिए प्यार जागा। उसका बिखरा हुआ रूप भी उसे अच्छा लग रहा था। उसने उसके माथे पर प्यार से चुंबन दिया तो सालू घबरा उठी। पारस को अपने पास देखकर तुरंत पीछे हट गई। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। पारस बोला, क्या हुआ? सालू नाराज होकर बोली, मुझे हाथ मत लगाना। पारस बोला, देखो, जो कुछ हमारे बीच हुआ है वो पति पत्नी के बीच होता ही है। मैंने तुम्हारे साथ कुछ अलग नहीं किया। और खबरदार, जो तुमने माँ या पल्ली भाभी या किसी को भी इस बात का जिक्र किया, ऐसी बातें किसी से नहीं करते। सालू हैरानी से उसे देख रही थी। वो बोली, क्या ये सब लोग ऐसे ही करते हैं? क्या सब लोग अपनी पत्नी के साथ यही करते हैं? क्या मुकुल भैया ने भी पल्लवी भाभी के साथ ऐसा ही किया होगा? उन्हें भी इतना दर्द होगा? आप भी बहुत बुरे हैं, और आपके भाई भी। सालू की भोली बातें सुनकर पारस बस मुस्कुरा दिया। वह बोला, सब ऐसा ही करते हैं, और इसके बाद ही मुन्ना आता है, समझी? सालू के दिल में डर बैठ चुका था। पारस उठकर बैठ गया और अपने दफ्तर के कपड़े खुद ही निकाल लिए, लेकिन सालू की कमर में सच में बहुत दर्द था। पारस नहाकर तैयार हुआ तो उसने सालू को नहाने का तरीका समझाया। कमरे से बाहर चला गया। सब कुछ सालू के लिए नया था। वह उठी, नहाई, कपड़े बदले और फिर कमरे से बाहर आई। पार्वती नौकरानी से नाश्ते के बारे में कह रही थी। उसने सालू से कहा, बेटा तुम नाश्ता कर लो। सालू ने नाश्ता किया। पल्लवी अपने बेटे को गोद में लेकर उससे बातें कर रही थी। सालू चुपचाप जाकर उसके पास बैठ गई। पल्लवी ने भवें सुकुड़ते हुए कहा, क्या बात है? सालू बोली, भाभी, मैं इसे गिराऊंगी नहीं। मैं बैठे बैठे इसे 2 मिनट गोद में ले लूं। मुझे पता है आपने बहुत तकलीफ सहकर इसे जन्म दिया है, इसलिए आप डरती हैं अगर मैं इसे लेकर खड़ी हो जाऊंगी तो ये गिर जाएगा। पल्लवी बोली, हाँ, क्योंकि तुम बहुत लापरवाह हो। तुम्हें नहीं पता बच्चा बहुत कीमती होता है, और एक औरत कितनी तकलीफ सहकर इसे जन्म देती है, ये वही जानती है। सालू बोली, मैं भी जान गई हूँ। इसे मुझे दे दो ना, मैं बहुत संभाल कर पकड़ूंगी और सोफे से उठूंगी भी नहीं। पल्लवी ने सावधानी से अपना बेटा उसकी गोद में दे दिया। उसके हाथ, उसकी आंखें, उसकी मासूम हरकतें देखकर सालू अपनी सारी तकलीफ भूल गई। वह उसके हाथ चूमने लगी और बोली, ये कितना मुलायम है, बिल्कुल टिश्यू पेपर जैसा। पल्लवी बोली, हाँ, बच्चे ऐसे ही नाजुक होते हैं। सालू बोली, रात को इसके रोने की आवाज आ रही थी। पल्लवी बोली, हाँ, ये पूरी रात सोने नहीं देता। सालू बोली, फिर तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा ना भाभी? आप पूरी रात इसे लेकर बैठी रहती होंगी और इसे देखती रहती होंगी। पल्लवी बोली, मेरी तो आंखें नींद से भर जाती हैं। मैं तो मुकुल को दे देती हूँ कि लो अपने बच्चे को संभालो, मुझे सोने दो। पल्लवी का व्यवहार अब थोड़ा नरम हो गया था। कुछ देर के बाद सालू ने बच्चा उसे वापस दे दिया। रात को जब पारस घर आया तो उसने कहा, तुम ऐसे साधारण कपड़ों में क्या कर रही हो? जाओ तैयार होकर आओ। ये सुनकर सालू घबरा गई और बोली, नहीं, कृपया आज नहीं। उसे इतना डरा हुआ देखकर पारस बोला, मैं आज तुम्हें बाहर घुमाने लेकर जाना चाहता हूँ। हम होटल में खाना खाएंगे, चलो तैयार हो जाओ। वह सालू का डर खत्म करना चाहता था। सालू तैयार हो गई। पारस उसे एक अच्छे और महंगे रेस्टोरेंट में ले गया। उसने मेन्यू कार्ड सालू को दे दिया, कहा, तुम खाना चुनो। पारस ने वही खाना मंगवाया जो सालू को पसंद था। फिर वह उसे एक सोने की दुकान पर ले गया और बोला, मेरे लिए कुछ भी पसंद कर लो, मैं तुम्हें दिला दूंगा। उसका लहजा बहुत प्यार भरा था। सालू बोली, मुझे तो बस मुन्ना चाहिए। पारस ने अपनी पसंद से एक सोने का कंगन खरीदा और सालू को पहना दिया। बोला, भगवान वो भी जरूर देगा। उस रात पारस ने सालू से कुछ न कहा और उसके पास भी नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे वो उसे अपने पास रखने लगा। जब भी कमरे में आता तो उसे अपने साथ बैठा लेता। लैपटॉप पर काम करता तो उसे सोफे पर अपने पास बैठा लेता। अपना हाथ फैलाकर उसे अपने पास कर लेता। उसका सिर अपने कंधे पर रख लेता। धीरे धीरे सालू को उसके स्पर्श की आदत डलने लगी, लेकिन जब भी पारस उसके बहुत पास आता तो वो घबरा जाती। 1 महीना गुजरने के बाद नवरात्रि के दिनों में सालू की तबीयत खराब हो गई। उसे बहुत उल्टियां होने लगी। पार्वती उसे अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर ने बताया वो माँ बनने वाली है। ये सुनकर सालू बहुत खुश हुई। पार्वती ने उसका भी वैसे ही ख्याल रखा जैसे पल्लवी का रखा था, लेकिन सालू को ये नहीं पता था बच्चे के आने में समय लगता है। वह हर कुछ दिन के बाद पारस से पूछती, हमारा बच्चा कब आएगा? पारस कहता, बच्चा इतनी जल्दी नहीं आता, इसमें समय लगता है। सालू कहती, मुझसे अब इंतजार नहीं होता, बताओ वो मेरे जैसा होगा या आपके जैसा? पारस हंसकर कहता, तुम्हारे जैसा होगा, बहुत मासूम, थोड़ा भोला। सालू कहती, मैं भोली नहीं हूँ। पारस हंसने लगता।
लेकिन जैसे जैसे समय गुजरने लगा उसका शरीर बदलने लगा, उसे खुद अजीब लगने लगा। पारस उसके लिए एक बड़ी सी चादर लाया, बोला अब खुद को इसमें ढक लिया करो। अब उसके पैरों में सूजन आने लगी। रात को पैरों में बहुत दर्द होता तो वह रोने लगती। पारस उठकर बैठ जाता, पूछता क्या हुआ। सालू कहती मेरे पैरों में दर्द है, सहा नहीं जा रहा। पारस उठकर उसके पैर दबाने लगता। उसकी आंखें नींद से भरी होती, फिर भी वह उसके पैर दबाता रहता और कहता तुम सो जाओ। आहिस्ता आहिस्ता सालू के दिल में भी पारस के लिए प्रेम जागने लगा था। पारस उसका बहुत ध्यान रखता था, अपनी नींद की भी परवाह नहीं करता था। केवल सालू की ही जिंदगी नहीं बदली, पारस की जिंदगी भी बदल गई थी। अब उनके कमरे में छोटे छोटे बच्चों की तस्वीरें लगने लगी। जब 7वां महीना शुरू हुआ तब पारस उसे बच्चे की सारी खरीदारी कराने ले गया था। वह जिन कपड़ों पर हाथ रखती पारस वही खरीद कर लाता। वह जिन खिलौनों को पसंद करती वह भी ले लेता। लेकिन 9 महीने बीतने के बाद सालू की हालत पूरी तरह बदल चुकी थी। उसे अपना शरीर बहुत अजीब लगता था, करवट लेना तक मुश्किल हो गया था। अब उसे समझ आ रहा था कि बच्चा होना क्या होता है। अस्पताल जाकर बच्चा मिल जाना ही सब कुछ नहीं होता। संतान का सुख क्या होता है ये शायद एक औरत को तभी समझ आता है जब वो इन सब चरणों से गुजरती है। बच्चा जन्म लेने से पहले ही माँ को अपने बच्चे से प्यार हो जाता है, क्योंकि वो उसकी हर हरकत को अपने अंदर महसूस करती है। और सालू भी इन सब भावनाओं से गुजर रही थी। संतान के जन्म से पहले ही एक माँ की कुर्बानियाँ शुरू हो जाती है। उसे वही खाना पड़ता है जो बच्चे की ज़रूरत के अनुसार उसके मन में आता है, चाहे वह कितनी भी थकी हो। लेकिन बच्चे की हलचल होते ही उठ बैठती है। 9 महीने पूरे होने के बाद जब प्रसव का दर्द उठा तो सालू को लगा वह अब मर जाएगी। पारस की भी जान जैसे निकल गई थी। उसकी दर्द भरी चीखें सुनकर वो बहुत घबरा गया। वह जल्दी से अपनी माँ पार्वती को कमरे में ले आया। पार्वती और पल्लवी ने सालू को सहारा देकर गाड़ी तक पहुँचाया। पार्वती पिछली सीट पर बैठ गई। रास्ते भर पारस बार बार उसका हाथ पकड़ रहा था और कह रहा था कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सालू कह रही थी नहीं, मैं मर जाऊंगी। आपको नहीं पता मुझे कितना दर्द हो रहा है, मुझे लग रहा है आज मैं मर जाऊंगी। पार्वती के हाथ में माला थी, वो भगवान का नाम जाप कर रही थी। वो कह रही थी बेटा कुछ नहीं होगा तुम्हें। सालू बार बार पारस का हाथ जोर से पकड़ लेती थी ताकि अपने दर्द को सह सके। पारस एक हाथ से गाड़ी चला रहा था, दूसरा हाथ सालू के हाथों में था। अस्पताल पहुंचकर उसने तुरंत उसे व्हील चेयर पर बिठाया और लेबर रूम तक ले गया। उसके बाद उसके मन में अजीब अजीब डर उठने लगे। वो भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि उसकी पत्नी और बच्चा दोनों सुरक्षित रहे। कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर आए, लेकिन उनके चेहरे पर गंभीरता थी। ये देखकर पारस की जान जैसे अटक गई। वह तुरंत उनके पास गया और घबराकर पूछा मेरी पत्नी और बच्चा ठीक है ना। डॉक्टर ने कहा कि आपको बेटा हुआ है और वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन सालू, ये सुनते ही पारस घबरा गया और बोला मेरी पत्नी को क्या हुआ है। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन के समय वो बेहोश हो गई थी और अभी तक होश में नहीं आई है, जबकि आमतौर पर महिलाएं जल्दी होश में आ जाती हैं। तभी एक नर्स छोटे से बच्चे को लेकर आई और उसने बच्चे को पारस की गोद में दे दिया। बच्चे को देखकर पारस की आंखों से आंसू बहने लगे। सालू को बच्चे का कितना शौक था और आज वह खुद बेहोश पड़ी थी। वह बहुत परेशान हो गया। उसने बच्चे को प्यार किया और पार्वती के गोद में दे दिया। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वह डॉक्टर से बार बार कह रहा था कृपया किसी तरह मेरी पत्नी को होश में ले आइए। डॉक्टर ने कहा हमने पूरी कोशिश कर ली है, हमें डर है कहीं वो कोमा में न चली जाए। पूरी रात गुजर गई, सुबह हो गई। बच्चे को दूध भी पार्वती ने पिलाया। मुकुल और पल्लवी भी अस्पताल पहुंच चुके थे। पारस के पिता भी आ गए थे। सभी को सालू की चिंता थी क्योंकि उसे अभी तक होश नहीं आया था। बाद में डॉक्टरों ने उसे कमरे में शिफ्ट कर दिया, कहा कि शायद वो कोमा में चली गई है। ये सुनकर पारस का हौसला टूट गया। वह रोने लगा। उसने सालू का हाथ अपने दोनों हाथों में लिया और बोला सालू कृपया आंखें खोलो, देखो भगवान ने हमें कितना प्यारा बेटा दिया है, बिल्कुल तुम्हारी तरह है। उठो ना, ऐसा नहीं करते, देखो तुम्हारा बेटा तुम्हें देखने के लिए कितना बेचैन है। पारस की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और कमरे में मौजूद सभी लोगों की आंखें भी नम थी। बच्चा भी रो रहा था। पार्वती की गोद में भी शांत नहीं हो रहा था। लेकिन सालू गहरी नींद में पड़ी थी, बस उसकी सांसें चल रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। पारस के माता पिता मुकुल और पल्लवी घर लौट गए थे। बच्चा भी पार्वती अपने साथ ले गई थी। लेकिन पारस अस्पताल में ही रहने लगा था। एक हफ्ते में उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। उसकी दाढ़ी बढ़ गई थी। रो रो कर उसकी आंखें सूज गई।
वह बार बार सालू के पास बैठता और उसे जगाने की कोशिश करता। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि जो लड़की उसे पहले कभी पसंद नहीं थी, वही अब उसकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज बन चुकी थी। उसके बिना उसके एक पल भी अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ तक कि अपने बच्चे को देखकर भी उसका मन नहीं लग रहा था। लेकिन जब 1 महीना इसी तरह बीत गया तो डॉक्टर भी निराश हो गए। उन्होंने कहा, हमें नहीं लगता अब इसे होश आएगा। अगर आप अनुमति दें तो हम जीवन रक्षक मशीनें हटाने का फैसला कर सकते हैं, क्योंकि आप अपनी पत्नी को इस हालत में क्यों रखना चाहते हैं। ये सुनकर पारस ने तुरंत मना कर दिया और कहा, नहीं, ये खुद सांस ले रही है, इसका मतलब ये जिंदा है। मैं अपनी पत्नी के बारे में इतना बड़ा फैसला नहीं करूंगा। मैं अस्पताल का बिल भर दूंगा और अपनी पूरी जिंदगी भी इस पर लगा दूंगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि भगवान मुझे इतनी बड़ी परीक्षा में नहीं डालेंगे और ये जरूर जिएगी। उधर बच्चा अब पार्वती का आदी हो चुका था और दादी की गोद में ही माँ का प्यार ढूंढता रहता था। 1 महीना, 2 महीना, फिर 3 महीने गुजर गए, लेकिन सालू को होश नहीं आया। कभी कभी पारस अपने बेटे अनुज को भी लेकर अस्पताल आता और उससे कहता कि ये तुम्हारी मम्मी है, इसे मम्मी कहो। उसे बस यही उम्मीद थी कि जब बच्चा सालू को मम्मी कहेगा तो शायद वह जाग जाए। पारस को ये भी याद था कि गर्भावस्था के समय सालू कितनी खुशी से कहा करती थी कि मेरा बच्चा मुझे मम्मी कहेगा ना, जब ये दुनिया में आएगा तो सबसे पहले मेरा नाम लेगा ना। पता नहीं कैसा दिखेगा, उसकी आंखें कैसी होगी और उसकी नाक कैसी होगी। लेकिन आज उसकी आंखों को अपने बच्चे को देखने की इजाजत तक नहीं मिली। एक दिन पारस बच्चे को सालू के पास लेटाकर बैठा था। बच्चा अपनी माँ की कमीज पकड़कर खींच रहा था और रो रहा था। पहली बार ऐसा हुआ। उसके रोने की आवाज सुनकर सालू के दिल की धड़कन तेज हो गई और मशीन पर उसकी धड़कन तेजी से चलने लगी। ये देखकर पारस के दिल में उम्मीद जाग उठी। उसने बच्चे को थोड़ा और रोने दिया। बच्चा बार बार अपनी माँ की कमीज खींच रहा था और रोते रोते मम्मी मम्मी कह रहा था। ऐसा लगा जैसे सालू की आंखों की पुतलियां हल्की सी हिली हों। पारस ने तुरंत नर्स और डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने सालू के शरीर में हल्की हरकत देखकर उम्मीद जताई और कहा कि आपका बच्चा अपनी माँ को होश में ला सकता है। इसे रोज अपनी माँ के पास लाकर लिटाइए। जब वो अपने बच्चे के स्पर्श को महसूस करेगी और उसके रोने की आवाज सुनेगी तो शायद जाग जाएगी। इसके बाद पारस रोज अनुज को लेकर अस्पताल आने लगा। वह उसे थोड़ा भूखा ही लाता ताकि वह रोने लगे, फिर उसे सालू के पास लिटा देता। जब बच्चा रोता और मम्मा कहता तो सालू के बेहोश शरीर में जैसे हल्की हल्की हरकत होने लगती। एक दिन बच्चा बहुत जोर से रोने लगा और अचानक सालू उठकर बैठ गई। ये देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए और पारस भी। सालू ने तुरंत अपने रोते हुए बच्चे को गोद में लेकर सीने से लगा लिया। डॉक्टर भी इस दृश्य को देखकर चकित रह गए। ये सचमुच भगवान की कृपा थी, क्योंकि कोमा के मरीज कई साल तक नहीं जागते। लेकिन शायद अपने बच्चे के प्रति सालू का प्रेम इतना गहरा था कि वह होश में आ गई थी। वह अपने बच्चे को सीने से लगाकर रो रही थी। उसे लगा कि अभी अभी ऑपरेशन हुआ है और कुछ घंटों के बाद ही उसे होश आया है। लेकिन जब उसे बताया गया कि वो पिछले 4 महीने से बेहोश थी तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। वह अपने बच्चे को सीने से लगाए रोती रही और उसे बार बार चूमते रही। पारस चुपचाप उसे देख रहा था। कुछ दिनों के बाद सालू पूरी तरह ठीक हो गई। फिर वह अपने घर लौट आई। पारस उसका और भी ज्यादा ध्यान रखने लगा। वह सालू को अपने पास लगाकर ही सोता था। उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था, कहीं सालू उसे छोड़कर न चली जाए। जब उनका बेटा अनुज 3 साल का हो गया तब एक दिन सालू ने ही कहा था कि आपको नहीं लगता अनुज का कोई और भी भाई या बहन होना चाहिए? पारस ने तुरंत कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। सालू हैरान होकर बोली, क्यों? पारस बोला, मेरे साथ बहुत बुरा अनुभव हो चुका है। सच कहूँ तो उस समय मुझे लगता था कि मेरी जान निकल जाएगी। ये कहते हुए उसने सालू को अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखें भीग गई। वो बोला, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, हमारे लिए एक बच्चा काफी है। लेकिन सालू ने कहा, जरूरी तो नहीं कि पहले बच्चा जैसा हो सब कुछ फिर से ऐसा हो। धीरे धीरे समय बीतता गया। शादी को 7 साल हो गए और अब उनके 2 बच्चे भी हो चुके थे। लेकिन आज भी जब कभी पारस को वो समय याद आता तो वह सालू को अपने पास खींचकर सीने से लगा लेता। सालू कहती रह जाती, मुझे सोने दीजिए, क्यों परेशान कर रहे हैं? पारस कहता, तुम सो जाओ, बस मेरे पास ही रहा करो। जब तुम दूर होती हो तो मुझे बहुत बेचैनी होने लगती है। सालू हंसकर कहती, पारस जी, आप कभी कभी बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करने लगते हैं। मुझसे थोड़ा दूर हटिए। अगर अनुज की आंख खुल गई तो वो क्या सोचेगा? अनुज जो अब 5 साल का हो चुका था, जब भी अपने पिता के हाथ में अपनी माँ का हाथ देखता तो तुरंत अपनी माँ का हाथ पारस के हाथ से छुड़ाकर खुद पकड़ लेता।
और कहता ये मेरी मम्मा है, पापा आप मत पकड़ो। वो गुस्से से पारस को घूरने लगता था, जैसे कह रहा हो कि अब हक जता रहे हो। लेकिन जब से छोटी बेटी शिल्पा पैदा हुई थी, तब से घर का माहौल थोड़ा बदल गया था। जब अनुज पारस के साथ सोने लगता, छोटी बेटी शिल्पा अपनी माँ के पास रहती। शिल्पा तो पारस की आंखों का तारा बन चुकी थी। वह उसे एक पल के लिए भी अपनी नजरों से दूर नहीं करने देता। जब भी वह घर जाता, सबसे पहले शिल्पा को गोद में उठा लेता। कभी उसके गाल को चूमता, कभी उसे सीने से लगा लेता। वह भी अपने पापा से ऐसे ही लिपट जाती, जैसे सारी दुनिया उसे मिल गई हो। लेकिन जब दोनों बच्चे सो जाते, तो पारस धीरे से बच्चों को एक तरफ लिटाकर सालू को अपने सीने से लगा लेता और आंखें बंद कर लेता। कभी कभी सालू को झुंझलाहट भी होने लगती थी, लेकिन पारस की जिद के आगे वह खुद को असहाय महसूस करती थी। उसकी सच्ची मोहब्बत के आगे वह हर बार हार जाती थी। सच यही था, हर औरत अपने पति के प्यार के सामने कमजोर पड़ जाती है और कई बार अपने आराम तक को भूल जाती है। और अब जाते जाते बस दिल से एक छोटी सी गुजारिश है, आप जहाँ कहीं से भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर लिखिए। आपके कमेंट मेरे लिए अनमोल तोहफे से कम नहीं होते। और जो लोग अपना कीमती समय देकर मेरी कहानियों को देखते हैं, लाइक और शेयर करते हैं, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाएं। और हमारे छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका हर सब्सक्राइब मेरे लिए आपका प्यार और भरोसा है। फिर मिलेंगे एक नई भावनाओं से भरी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।